सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 29 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस लेखक ने वेयर अबाउट्स नाम से एक अपना नया उपन्यास एक नॉवल लॉन्च किया है? तो आंसर होगा झुम्पा लाहिड़ी। ये प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी और इन्होंने ही वेयर अबाउट नाम से अपना एक नया उपन्यास लॉन्च किया है। तो इनका नाम ध्यान रखना, झुम्पा लाहिड़ी। बाकी आकाश रानीसन, अभी हमने पढ़ा था क्लाइमेट एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल नाम की बुक को इन्होंने लिखा। जेके रॉलिंग द क्रिसमस पिग नाम की इनकी एक नई बुक आने वाली है। और इंदिरा नुई पेप्सिको की पूर्व सीईओ हैं ये, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर नाम की इन्होंने बुक को लिखा है। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य करने वाला पहला कोऑपरेटिव बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। तो अभी उत्तर प्रदेश में स्थित ये शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ने 26 अप्रैल 2021 से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू कर दिया है। और देखिए ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आरबीआई ने अभी कुछ समय पहले ही शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम करने का लाइसेंस दिया था और अब इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरीके से ये अब तक का पहला कोऑपरेटिव बैंक है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम कर रहा है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये जो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में और इसके एमडी सीईओ हैं सुवीर कुमार गुप्ता। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा रहा? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी सिप्री ने सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया और उसमें बताया कि 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला कौन सा देश रहा? अमेरिका। और अगर मैं बात करूं टॉप 5 सैन्य खर्च वाले देशों की, तो पहले नंबर पे तो हो गया अमेरिका, सेकंड नंबर पे चाइना और हमारा भारत आता है तीसरे स्थान पे, चौथे पे रशिया और पांचवे पे है यूके। और इन पांचों देशों ने मिलाकर के बात करेंगे तो वैश्विक सैन्य खर्च का 62% हिस्सा इन्होंने पांचों देशों ने मिलकर के खर्च किया, जो कि पिछले साल के मुकाबले 2.6% ज्यादा रहा। और आपको शायद याद होगा सिप्री ने अभी कुछ समय पहले एक और रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया था कि दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश यानी कि हथियारों को इंपोर्ट करने वाला देश कौन सा है? तो आंसर होगा सऊदी अरब। उसमें सेकंड नंबर पे आता है भारत। सिप्री मतलब क्या हो गया? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्टॉकहोम स्वीडन में। तो ये प्रश्न आप याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में जारी चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 49। तो भारत को चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 49th पोजीशन पे रखा है। और इस इंडेक्स में टॉप पे कौन सा देश है? फिनलैंड है। तो इस इंडेक्स को चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस जारी करता है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा सिंगापुर में। तो इसमें हर देश को 50 से ज़्यादा खुले डेटा बिंदुओं पर मापा जाता है। और ये जो इंडेक्स है ये शासन की क्षमताओं को मापने और निवेश करने के महत्व को दर्शाता है। और इस इंडेक्स में भारत रहा 49 नंबर पे, टॉप पे रहा है फिनलैंड। अच्छा, गुड गवर्नेंस से मुझे याद आता है गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस। बताओ कब मनाते हैं? अटल जी के जन्मदिन को मनाते हैं, यानी कि 25 दिसंबर को। बाकी आपको याद होगा भी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आया था, उसमें भारत 87 नंबर पे था, टॉप पे स्वीडन था। और मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें भारत 131 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। और अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया उसमें भारत 142 नंबर पे रहा, टॉप पे नॉर्वे रहा। बढ़ते आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है? नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए यूनिसेफ ग्लोबल वैक्सीनेशन इनिशिएटिव का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो आंसर होगा डेविड बेकम।
तो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर जो है डेविड बैकम, उन्होंने वैक्सीन में विश्वास पैदा करने और दुनिया भर के अभिभावकों को अपने बच्चों को घातक बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 7 फंड फॉर यूनिसेफ की स्थापना की है। अच्छा, डेविड बैकम है कौन? इंग्लिश फुटबॉलर है ये। इसके अलावा देखो, नतालिया वोडियानोवा के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये वैसे रशियन सुपर मॉडल है और अभी ये यूनाइटेड नेशन की गुडविल एम्बेसडर बनी थी। अच्छा, यूनिसेफ की बात हुई है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। स्थापना 1946 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में और इसके हेड है हेनरिटा एच फॉर। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में श्रमिक स्मृति दिवस, वर्कर्स मेमोरियल डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 अप्रैल को। और वैसे इसे मृतक और घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसे हर साल 28 अप्रैल को ही मनाया जाता है। और इसकी थीम रही इस बार हेल्थ एंड सेफ्टी इज अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। उसके अलावा 28 अप्रैल को आपको बता दूं, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वस्थ रहने का विश्व दिवस। अब इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है और हर बार मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डेज उस मंथ के रिवाइज कराता हूँ। एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा, अगर आपको याद है तो साथ साथ बोलते हुए चलना। देखो, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया, 2 अप्रैल को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे मनाया, 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे मनाया, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे आया, 5 अप्रैल को ही इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस आया, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया, 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया, 11 अप्रैल को ही विश्व पार्किंसन दिवस मनाया और 14 अप्रैल को वर्ल्ड चगास डिजीज डे मनाया। 15 अप्रैल को हमने वर्ल्ड आर्ट डे, विश्व कला दिवस मनाया। फिर 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे मनाया, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया और 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया और 21 अप्रैल को ही वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया। फिर देखिए, 22 अप्रैल को हमने अर्थ डे मनाया, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया, 24 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया, 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया, 25 अप्रैल को ही इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे मनाया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। फिर 26 अप्रैल को एक तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया और 26 अप्रैल को ही इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे मनाया। तो ये थे सारे अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सीएमडी कौन बन गए? तो आंसर होगा अमित बनर्जी। तो अभी पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड ने अमित बनर्जी को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का सीएमडी चुना है, तो इनका नाम याद रखना। अच्छा, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। आप जानते हो अभी सुनील अरोड़ा, ये हमारे पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 23वें नंबर के, अभी ये रिटायर्ड हो गए और अब ये गोवा के नए राज्यपाल बन गए हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए? 24वें नंबर के हैं वो। अगर आपको उनका नाम याद है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। बाकी सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने और सीईओ भी हैं ये। इनसे पहले विनोद कुमार यादव थे, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। बाकी एमए गणपति नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल बने ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसने हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित की है? तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। तो अभी डीआरडीओ ने हेलीकॉप्टरों के लिए एक सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक को विकसित किया है और इन ब्लेड को निकल मेटल को यूज करके बनाया गया है, क्योंकि ये जो मेटल है ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है। और वैसे इस तरह की टोटल 300 ब्लेड्स बनाई गई है, मतलब आप कह सकते हो 60 के 5 सेट बनाए गए हैं और इसमें से एक जो सेट है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को दे दिया गया ताकि वो इसका उपयोग अपने स्वदेशी हेलीकॉप्टर में कर सके। तो इसका उपयोग जो हेलीकॉप्टर का इंजन होता है ना वहाँ पे होगा, क्योंकि इंजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा तापमान होता है, तो उस तापमान को, उस टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता होगी इसमें, इसीलिए इस सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का उपयोग किया जाएगा वहाँ पे। और आपको बता दूं, इस तकनीक को यूज़ करने वाला भारत 5वां देश होगा। इससे पहले 4 कौन से देश हैं? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया।
अब देखो इसे डीआरडीओ ने बनाया है, तो डीआरडीओ के बारे में जान लो। देखो डीआरडीओ मतलब हो गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1958 में होती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी हैं। और डीआरडीओ का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन नॉलेज। आपको याद होगा भी डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया था? हेमंत कुमार पांडे को। उसके अलावा आपको बता दूं अभी डीआरडीओ ने सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का भी विकास किया है, जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस के मॉडरेट लक्षणों वाले मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन फ्लो थेरेपी में किया जाएगा। अभी डीआरडीओ ने एक हैवी टॉर्पेडो भी बनाया है, जिसका नाम क्या रखा है? वरुणास्त्र। और डीआरडीओ ने ही टॉर्पेडो से बचने के लिए भी एक सिस्टम बनाया था, जिसका नाम रखा था मारीच। मारीच ये एक टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम है। अभी डीआरडीओ ने एंटी टैंक मिसाइल हेलिना और ध्रुवास्त्र का भी सफल परीक्षण किया था। अभी डीआरडीओ ने सीआरपीएफ के जवानों के लिए रक्षिता नाम से एक बाइक एम्बुलेंस भी तैयार की। और आपको बता दूं डीआरडीओ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल, जिसका नाम है आसमी, ASMI आसमी को डेवलप किया था। और डीआरडीओ ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एयर ड्रॉप्ड कंटेनर भी बनाया है, जिसका नाम रखा था सहायक NG। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में कौन सा देश ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया? तो आंसर इसका क्या होगा? गाम्बिया। देखो आपको बता दूं ट्रेकोमा है ये आंख से संबंधित एक रोग है, एक बीमारी है। और क्या होता है इसमें? तो इसमें जो आंख की पलक है, जो पुतली है, उसके नीचे यानी कि उसके अंदर घाव हो जाते हैं। और इसके होने का मुख्य कारण क्या है? स्वच्छता की कमी, पर्याप्त पानी न मिलना, या फिर खराब पर्यावरण के कारण मुख्य रूप से ये होता है। और देखो आप क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे कि ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया गाम्बिया। अब आपके मन में आ रहा होगा पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो आंसर होगा घाना। और घाना से भी आप याद आता होगा घाना अभी कोवैक्स के माध्यम से मुफ्त में टीके प्राप्त करने वाला पहला देश बना था। अच्छा इसी तरह से आपको याद होगा, बताओ फिर कौन सा देश मलेरिया मुक्त घोषित किया था अभी WHO ने? तो आंसर होगा एल सल्वाडोर। और आंखों की बात है तो नाइट ब्लाइंडनेस को आप कैसे भूल सकते हैं, जिसे हिंदी में रतौंधी रोग कहते हैं। बताइए किस विटामिन की कमी से होता है ये? विटामिन A, और इसी को कहते हैं रेटिनॉल। और अगर मैं आपसे पूछूं गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन A। और जो पॉलिश वाले जो चावल होते हैं ना, उनमें विटामिन B1 की कमी होती है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। बात यहाँ पे गाम्बिया की है, तो ये रहा मैप में गाम्बिया। कैपिटल बेंजुल हो गई, करेंसी है गाम्बियन दलासाई। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के MD CEO किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अरुण रस्ते को। तो अभी सेबी ने अरुण रस्ते को 5 साल के लिए नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के MD CEO के रूप में नियुक्त किया है। क्या नाम है? अरुण रस्ते। बाकी S रमन ये भी सिडबी के नए CMD बने थे। और NV रमन्ना तो आप जानते ही हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हमारे नए 48वें नंबर के। और आतिश चंद्र फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में खबरों में रही KRI नांगला 402 पनडुब्बी ये किस देश की है? तो आंसर होगा इंडोनेशिया की। तो अभी इंडोनेशिया में प्रशिक्षण अभियान के दौरान बाली द्वीप के समीप ये जो पनडुब्बी है कौन सी KRI नांगला 402 ये गायब हो गई। और इसी को खोजने के लिए भारतीय नौसेना के डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को विशाखापत्तनम से भेजा गया है, क्योंकि ये गहराई में जाकर पता लगा लेता है कि पनडुब्बी कहाँ पे डूबा है। देखो एक्चुअल में हुआ क्या था, इंडोनेशिया की ये जो KRI नांगला 402 पनडुब्बी है, इसमें 43 सदस्य चालक थे। और इस पनडुब्बी की लिमिट थी नीचे जाने की 260 मीटर तक नीचे जा सकती थी। वहाँ तक मतलब ये पानी के दबाव को, पानी के प्रेशर को ये सहन कर सकती थी। लेकिन हुआ क्या, ये 800 मीटर से ज़्यादा नीचे चली गई। और फिर इससे पानी का जो प्रेशर है, वो दबाव है, वो सहन नहीं हुआ और ये लापता हो गई। देखो मैंने आपसे क्या कहा, इसकी लिमिट थी 260 मीटर तक जाने की, यानी कि इससे नीचे अगर ये जाएगी तो इससे पानी का प्रेशर सहन नहीं होगा। और ये कहाँ चली गई? 208 मीटर तक चली गई। और ये जो गहराई है, कौन सी गहराई? 260 मीटर के बाद वाली जो गहराई है, इसी को क्या कहते हैं? डीप क्रश कहते हैं। यानी कि डीप क्रश का ये शिकार हो गई ये पनडुब्बी। अब बात यहाँ पे इंडोनेशिया की है, तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया।
देखो वैसे अभी तक इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, लेकिन आप जानते हो इसकी जो अब नई जो कैपिटल होगी वो बोर्नियो द्वीप के पूर्वी कालीमंतन में होगी। और जकार्ता से आपको याद आता होगा आसियान का हेडक्वार्टर आपको जकार्ता में ही मिलेगा। और जकार्ता से क्या याद आता है आपको, 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे वो जकार्ता में हुए थे। दो शहर में हुए थे बेसिकली, ये जकार्ता और पोलमबर्ग में। और यहाँ की करेंसी इंडोनेशियन रुपया है, प्रेसिडेंट जोको विडोडो है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, तो आंसर होगा 11%। उसके अलावा अगले वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 7% रहने का अनुमान लगाया। और आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक से बता दूं, अभी कोविड महामारी से निपटने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $1.5 बिलियन की फाइनेंशियल हेल्प भी दी है। और अभी 2-3 दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी एक तो गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% रहने का अनुमान लगाया। और अभी एसबीआई ने 10.4% कहा, केयर रेटिंग्स ने 10.2% कहा और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 10.1% कहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे, देखो इसकी स्थापना 1966 में हुई, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा। तो चलिए बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो देखो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 26 अप्रैल को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए, अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपके चाहने वाले हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, उनके साथ इस सेशन को शेयर ज़रूर करना।